नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है प्रामाइस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एडीओ टेस्ट सीरीज नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए और प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से ही आपको एडीओ टेस्ट सीरीज नंबर 4 को डिस्कस भी करवा दूंगा, सारे प्रश्नों को आपको याद भी करवा दूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन। और इससे पहले टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को लगा लिया है तो कृपया जाकर आप जाकर डिस्कशन देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 4। पहला प्रश्न आपके सामने ये दिख रहा है, यहाँ पे आयोग और समिति दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले आयोग समिति की बात करेंगे तो सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 में उनके अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। आप इसको मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना आर्थिक सुधार आयोग के जो होंगे एल के झा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध आयोग जो कि संघवाद को लेकर था, तो इसके कौन बने थे, तो ध्यान में रखना शर्करिया आयोग जो केंद्र राज्य संबंध को लेकर है, आर्य शर्कारिया, इनको आपको ध्यान में रखना। प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करेंगे तो ध्यान में रखना प्रशासनिक सुधार आयोग कौन थे, तो के हनुमंथैया। और साथ में भ्रष्टाचार निवारण समिति की बात करेंगे तो इनका जो है सो क्या है, के संथानम। तो ऐसा उत्तर कौन सा है, तो ध्यान में रखना ऐसा उत्तर आपका ठीक है सी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आर्थिक सुधार आयोग अगर आपसे पूछा जाएगा तो एल के झा आपको ध्यान में रखना है। केंद्र राज्य संबंध आयोग की बात करेंगे तो शर्करिया आयोग ध्यान में रखना है। प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करेंगे तो के हनुमंथैया आपको ध्यान में रखना है। अब भ्रष्टाचार निवारण समिति की बात करेंगे तो के संथानम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वीटो की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित करके प्राप्त की जाती है। आपको पता ही होगा यह जनसंख्या किस वर्ष की जनगणना से ली जाती है। वर्तमान स्थिति 1997 ईस्वी में संविधान द्वारा निर्धारित जनगणना कौन सी थी। ठीक है, तो थोड़ा पहले का प्रश्न है तो आपको इसको ध्यान में रखना। इसका जो सही उत्तर जो होगा 1971 हो जाएगा। ठीक है, दो तीन चीजें आपको मैं बता देना चाहता हूं। 1971 में आपका क्या हुआ था, परिसीमन आया था। उसके बाद परिसीमन की बात करेंगे तो ध्यान रखना 2001 में परिसीमन आया था। और अगला परिसीमन कब होने वाला है, तो 2026 में अगला परिसीमन होने वाला है, मतलब अगले वर्ष होने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। परिसीमन में क्या होता है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है या फिर परिवर्तन भी किया जाता है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों का वोटों की संख्या कैसे निर्धारित होता है। तो उस राज्य की जनसंख्या को, जैसे मान लीजिए बिहार की जनसंख्या कितना है, मान लो कि 11 करोड़ है। ठीक है, सपोज दैट, और बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो मान लीजिए 243 है। तो ऐसे मतलब क्या करते हैं, इनको विभाजित करके या साथ में 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, 1 × 1/1000। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। ऐसे करके एक सदस्यों का मत का वैल्यू निकाला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 84वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 2001 में हुआ था और उस समय यह प्रावधान बढ़ा दिया गया था। सो अगला परिसीमन कब होगा, तो ध्यान में रखना 2026 में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की संघीय निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। तो ध्यान में रखना इसके लिए कौन सा होता है, तो वित्त आयोग होता है। ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अब वित्त आयोग की गठन की बात करेंगे तो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 200। ठीक है, कितना है, 280। मतलब केंद्र के पास जो संसाधन जो आता है, जो उनके पास राजस्व आता है, उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है। और इसको बंटवारा के लिए कौन सा आयोग है, तो वित्त आयोग है। ठीक है, ध्यान रखना। आप हमें ये बताइए, पंचायतों के लिए जो फंड की व्यवस्था करने के लिए राज्य स्तर पर वित्त आयोग को गठन किया गया, वो आपको किस में देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। उससे जो संबंधित आर्टिकल्स है 243 का आई है। ठीक है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, 280 वित्त आयोग। चलिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन सा ध्यान रखना प्राधिकारी होगा। तो इसका जो सही उत्तर है, ध्यान रखना ग्राम सभा होता है। तो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन सा प्राधिकारी होगा, तो इसके लिए आपका क्या होता है,
ग्राम सभा होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, बाद में इन अनुशंसाओं को उपविभागीय स्तर पर समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्थापित भी किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सभा की होती है, जो स्थानीय समुदाय की सहभागिता भी क्या करती है, सुनिश्चित करती है। कहीं न कहीं स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व जो करता है वो आपका ग्राम सभा ही कहती है। ठीक है, राज्य में आप जाओगे तो वहां पे राज्य की सरकारें होती है, फिर केंद्र की सरकारें जो होती है बहुत दूर है, इसलिए भारत जैसे देश में जहां पे हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पे बहुत ही कार्य करना अभी रह गया है, तो ऐसे कंडीशंस में जो आम लोगों का जो असली जो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो एक तरह से ग्राम सभा ही होता है। तो अब दूसरे जगह आप देखोगे संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तरों पर सरकारें होती है, एक आपका केंद्र सरकार होता है, एक आपका राज्य सरकार होता है, लेकिन हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी अंतिम निर्णय अथवा पहले दिए गए अनुच्छेद पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, 137। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 137 क्या कहता है, सुनिएगा इसको। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि या नियम के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी निर्णय या आदेश पर पुनः विचार करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे संसद अगर कोई नियम बनाती है, चाहे ध्यान में रखना कोई विधि बनाती है, तो उसको अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय पे पुनः विचार करने की शक्ति जो है ध्यान में रखना दिया गया है। वो आपको किस में है, तो 137 में है, बिल्कुल इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या फिर उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो ऐसा कहना जो था सरकरिया आयोग का था, और सरकरिया आयोग 1983 में बनी थी। देखिए, हमारे यहाँ जो संघवाद जो है, ठीक है, हमारे यहाँ जो संघवाद जो है, फेडरलिज्म जो है, जिसमें केंद्र राज्य संबंध दिए हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा विवाद का कारण जो है केंद्र और राज्य के बीच में, वो कौन है, तो ध्यान में रखना राज्यपाल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके सलाह पे करते हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा द्वारा जो संचालित जो मंत्रिमंडल जो होता है उनके सलाह पे करता है। तो ऐसे कंडीशन में राज्यपाल जो होता है एक तरह से केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो यही बात जो है बार बार आरोप लगते हैं राज्यपाल पे, सो वो भाई केंद्र के फेवर में चीजें कर रहा है। तो इसी के लिए सरकरिया आयोग ने कहा था कि भाई साहब राज्यपाल वैसे व्यक्ति को बनाओ जो कि उस राज्य का नहीं हो। मतलब अगर कोई बिहार का राज्यपाल बनेगा तो ध्यान में रखना चाहिए सो बिहार का नहीं होना चाहिए, साथ में उसका हाल फिलहाल के वर्षों में किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक जुड़ाव न हो। ठीक है, ध्यान में रखना किसी भी पार्टी से उनका राजनीतिक जुड़ाव न हो, स्पेशली जिस पार्टी का केंद्र में सरकार है उससे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप देखोगे हाल फिलहाल में भी बहुत सारे राज्यपाल बने हैं, उनका कहीं न कहीं से पास्ट में किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है उनसे उनका संबंध रहा है। तो उनके ऊपर बार बार आरोप लगते हैं भाई साहब आप केंद्र सरकार के पक्ष में चीजें कर रहे हो। ऐसा विवाद अभी हाल फिलहाल में निकल कर आया है कहाँ पे, तो यहाँ पे केसरीनाथ त्रिपाठी जी के साथ निकल कर आया था, बंगाल में आया था। तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। तो ये हमारे संघवाद के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे संघवाद को पूर्णतः संघवाद न कर केसी वियर के शब्दों में अर्धसंघीय शासन व्यवस्था वाला देश भारत को माना गया है। संसद द्वारा आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, ध्यान में रखना। तो इसका जो सही उत्तर जो है 1 माह। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए संसद आपातकाल लगा देती है, ठीक है, सॉरी, आपातकाल लगा देती है, तो उसके बाद संसद के द्वारा उसका अनुमोदन 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए। जो आपातकाल लगाया गया है उसको मतलब क्या करना चाहिए, आगे इसको कंसीडर किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जैसी आपातकाल की घोषणा करेंगे 1 माह के अंदर संसद से क्या करवाना पड़ेगा, उसका अनुमोदन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मतलब आपातकाल की घोषणा का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है ना, क्योंकि संसद क्या करती है, भारतीय जनता का क्या करती है, हमारी संसद जो है भारतीय जनता का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर लोकसभा में भेजा है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे पास राज्यसभा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 1 माह का समय जो होता है वो जरूरी है। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो आर्टिकल जो है ध्यान में रखना वो किसमें है, तो 352 में है, बिल्कुल भी आप ना भूलें। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महाधिवक्ता को किसी भी सदन में बोलने या फिर कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, ध्यान में रखना।
बड़ा सुंदर प्रश्न है, तो बताइए 8 का उत्तर क्या होगा? तो 8 का उत्तर जो है ये आपका अनुच्छेद 88 है। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महाधिवक्ता को किसी भी सदन में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार आपको देखता है? महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सदन में बोल सकते हैं, ठीक है, सदन में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन इनको मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये मत नहीं दे सकते हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना, ये सदन के सदस्य नहीं होते इसलिए मत नहीं दे सकते, लेकिन सदन में भाग ले सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, लेकिन ये सदन के सदस्य न होने की वजह से वोट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आप ना भूले। किसमें यह चर्चा दिया गया है? तो अनुच्छेद 88। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है, ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो मानव के दुर्व्यवहार व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, बिल्कुल किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 23 एवं 24 में है ये। अस्पृश्यता का अंत की बात करेंगे तो ये तो आपका 17 में है, ये आपका, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। उसके अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण की बात करेंगे तो ये किसमें है? तो ध्यान रखना 29-30 में है। उसके बाद कारखानों और, ठीक है, खानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, ये भी इसमें सही होगा, ठीक है, ये सही है और ये सही है। 1 और 4 की बात करेंगे, आपका सही उत्तर है, बिल्कुल भी आप ना भूले, ठीक है। तो चलिए, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो ध्यान में रखना भाई, कारखानों और खानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से आप बलात् श्रम के अंतर्गत आप रख सकते। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाना, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। ऐसे अनुच्छेद जो है 23 और 24 में है। अस्पृश्यता के अंत की बात करेंगे तो 17 में है। अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण की बात करेंगे 29-30 में है, ठीक है। कारखानों में जो बच्चे को जो काम करने से रोका गया है वो 24 में है, ठीक है, ध्यान में रखना। और इसके लिए आयु जो निर्धारित किया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारत के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है? चुनाव का समय है, आपको पता ही होना चाहिए, तो निर्वाचन संबंधी आपका सारा प्रश्न आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसके लिए जो है भारतीय निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र है। ध्यान में रखना, अगर आर्टिकल्स की बात करेंगे तो कहां से कहां तक निर्वाचन आयोग से संबंधित आपको आर्टिकल्स आपको दिखेगा, तो 324 से लेकर 329, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल भी ना भूले। कौन कौन सा चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो लोकसभा, ठीक है, ध्यान में रखना, लोकसभा, राज्यसभा, संक्षेप में मैं लिख दे रहा हूं संसद, ठीक है। उसके बाद राज्य का जो विधानसभा जो होता है, एमएलए का चुनाव जो होता है वो भी ये करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट की चुनाव हो गया, वीसी का चुनाव हो गया, ठीक है, सॉरी वीपी, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव करवाने की जिम्मेवारी, अधीक्षण करने की जिम्मेवारी, निर्देशन करने की जिम्मेवारी, नियंत्रण करने की जिम्मेवारी जो होता है, सारे के सारे मतलब किनके पास होते हैं? तो निर्वाचन आयोग। हाँ, राज्य विधान परिषद का भी चुनाव निर्वाचन आयोग ही करवाता है। आप देखेंगे एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम इतना होता है भाई साहब, आप केवल पंचायत का चुनाव करवाओ, ठीक है, बाकी सारे चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ध्यान में रखना, भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। पंचायती राज का जो चुनाव होता है या फिर शहरों में अगर आप नगर निगम का चुनाव देखते हो, उसके लिए जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग होता है, बिल्कुल भी आप ना भूले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखेंगे। प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन छोटी प्लेटों के उदाहरण है, उनकी पहचान कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनका सही उत्तर क्या है? तो इनका सही उत्तर जो होगा 2, 3, 4, 5, ठीक है, मतलब कोकस प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फूजी प्लेट, ये जो है छोटी प्लेटों के उदाहरण है। अफ्रीकी प्लेट जो है, ध्यान में रखना, ये बड़े प्लेट का उदाहरण है, छोटी प्लेट का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आप ना भूलें, ठीक है। मुख्यतः जो देखेंगे आपको 7 प्लेट है, एक अफ्रीकन हो गया, यूरेशियन हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गया, उत्तरी अमेरिकी हो गया, दक्षिणी अमेरिकी हो गया, प्रशांत तथा अंटार्कटिक हो गया, ये बड़े प्लेट है, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे प्लेट है, जिनमें यहाँ पे स्पष्ट है कि ध्यान में रखना, से अफ्रीकी प्लेट को छोड़ दे, बड़ा और मुख्य प्लेट है, उसके अलावा ये जो भी प्लेट आप देख लो, कोकोकस हो गया या फिर फिलीपीन हो गया,
कैरोलिन हो गया, फिर फूजी हो गया, ये छोटे प्लेटों के उदाहरण है। ये बड़ा सुंदर प्रश्न था। ये 7 मैंने आपको प्लेट जो बताया है उसको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। हवा की रुदोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक के नीचे गिरने पर निर्मित बादलों में कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा बादल है? ये बड़ा सुंदर है, ध्यान में रखना। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? तो इसको बोलते हैं पछाब मेघ, ठीक है, ध्यान में रखना। पछाब मेघ क्या होता है? तो विभिन्न ऊंचाइयों पर बनने वाले बादलों में पछाब मेघ, जिसको क्रियस क्लाउड्स भी कहते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। ये लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और बर्फ की क्रिस्टलों में निर्मित होते हैं। इनका आकार पतला, रेशेदार तथा पंखनुमा दिखाई देता है, जैसे आकाश में सफेद धुएं की लकीरें हो। ये वर्षा नहीं लाते, परंतु मौसम में परिवर्तन का संकेत अवश्य देते हैं। इसलिए सही उत्तर क्या है? पछाब मेघ है। ध्यान में रखना, ये वर्षा नहीं लाते हैं, लेकिन मौसम में जो परिवर्तन जो होते हैं उसके लिए इंडिकेटर का काम करता है, सांकेतिक देने का कार्य करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दो कथन यहाँ पे दिए हुए, कथन ए और कथन आर, ये दोनों को पढ़ना है और उसके अनुसार कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है भाई। केचुए तो खेती के लिए अच्छा होता है, किसान का मित्र भी कहते हैं केचुआ को। केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तन कर इसे नरम बना देते, जो कि खेती के लिए बहुत अच्छा होता था। ये तो आपका ठीक है, मतलब कथन ए जो है गलत है, किंतु कथन आर जो है सही है, ठीक है। फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, ध्यान रखना, अत्यंत उपयोगी जीव माना जाता है। किसान मित्र कहते हैं, ये मिट्टी में रहने वाले जीव है जो मृत पौधे, पत्तों और जैविक पदार्थों को खाकर उन्हें विघटित करते हैं, ठीक है, और पोषक तत्वों में भरपूर, ठीक है, मल छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और इससे क्या होता है, किसान के लिए काफी खेती करना आसान हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एशिया के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित भूभाग में 13,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के द्वीप सम्मिलित हैं। इनमें से केवल 6,000 द्वीपों पे लोग रहते हैं और ये विषुवत वृत्त के साथ पूर्व से पश्चिम तक लगभग 5,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। किस द्वीप के संदर्भ में बात हो रहा है? ध्यान रखें, एशिया के मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व सिरे और ऑस्ट्रेलिया के बीच का भूमि है, तो ये देखने से भी पता चल जा रहा है सो कौन से द्वीप के बारे में बात हो रही है। तो ये इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। यहाँ पे आप देखोगे 13,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के द्वीप सम्मिलित है, इसमें से केवल 6,000 पे लोग रहते हैं, बाकी जो है वीरान पड़ा हुआ है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ और भी है। ये जो द्वीप जो है सब ध्यान में रखना, यह जो है सब ज्वालामुखी द्वीपों की श्रृंखला में स्थित है और प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर जो है वो ज्वालामुखी की घटनाओं के लिए क्या है, काफी अधिक प्रसिद्ध है। चलिए, आगे के प्रश्नों को देखिए। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेघालय के पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मेघालय के पठार में खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। बताइए कौन सा सही उत्तर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेघालय के पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते, ये गलत है, ठीक है। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका है, ये भी गलत है। नहीं नहीं, ये ठीक है, सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक, ये ठीक है आपका, ठीक है। तो चलिए, ये केवल दूसरा गलत है, क्योंकि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते, ये मिलते हैं, ठीक है। 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। और यहाँ पे 3 प्रकार के आपको पठार मुख्यतः देखने को मिलेंगे, ये आप याद कर लो। एक का नाम है गारो, ठीक है, दूसरा का नाम क्या है, खासी, और एक का नाम है जैंतिया। ये आप इसलिए भी याद कर लोगे, ये पठार भी है और यहाँ की जनजातीय भी है, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो आपको कहाँ मिलते हैं, मेघालय में मिलते हैं। ये तीनों पठार के नाम है और साथ में जनजाति के भी नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न निकल कर आया है आपके सामने। एलनीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता है, ठीक है, जिसके कारण संसार में विभिन्न भागों में सूखा, विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कौन कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है, भूमध्य रेखीय या मंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है, बिल्कुल ठीक है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आती है, यह भी ठीक है। और प्लवक की मात्रा में कमी आती है, यह भी ठीक है, मतलब सारे ही ठीक है।
एक होता है एल नीनो, एक होता है ला लीनो। ठीक है, ध्यान में रखना, बड़ा सुंदर है। तो एल नीनो जो आता है अपने साथ आपदा लेकर आता है, ठीक है, जिसके वजह से मछली पालन और महासागरीय पारिस्थितिकी पे बहुत खराब असर पड़ता है, सूखा वगैरह लेकर आता है। और लालिनो जो होता है वो आपके साथ क्या होता है, अच्छी चीजों को लेकर आता है, वर्षा लेकर आता है। और इससे मौसम और खेती के लिए इसको बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो लाल लीनो की बात करेंगे भारत के संदर्भ में, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे हमारे लिए बेहतर है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बेहतर है। एल नीनो की बात करेंगे हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। दो तरह की है, एल नीनो और एक लालिनो। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न को देखते हैं। यह फसल मुख्यतः उत्तर भारत में खरीफ की फसल है। यह दक्षिण एवं मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। इसका प्रयोग मुख्यतः चारा फसल के रूप में किया जाता है। तो आप बता ही दोगे क्या इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है ज्वार। ठीक है, हालांकि आजकल तो ज्वार और बाजरा की रोटी भी बनना शुरू हो गया है, क्योंकि मोटा अनाज है, इसमें भरपूर पौष्टिक होता है, लेकिन मुख्यतः ये चारा फसल के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, ध्यान में रखना। खरीफ की फसल क्या होता है, तो खरीफ की फसल में ज्वार आ गया, ठीक है, धान आ गया, गन्ना आ गया, ये सब खरीफ की फसल है। चलिए आगे के प्रश्नों की भी जरा हम लोग देखते हैं। यद्यपि भारत विश्व का महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है, लेकिन इसका विकास अपनी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं हुआ है। इसके कारण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कारण दिया हुआ है, इसको देखिए, यहाँ पे पढ़िए। विकसित अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद कम लागत तथा कोकिंग कोयले की बहुतायत होना, कम श्रमिक उत्पादकता या फिर ऊर्जा की नियमित आपूर्ति। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो ध्यान में रखना, कम श्रमिक उत्पादकता, ये बिल्कुल ठीक है। ऊर्जा की नियमित आपूर्ति, ठीक है, ये भी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अनियमित होना चाहिए, नियमित गलत है, अनियमित इसको आप करेंगे, मतलब हमारे यहाँ ऊर्जा का नियमित आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा की नियमित आपूर्ति नहीं लगा दो या फिर अनियमित लगा दीजिए। ठीक है, कम श्रमिक उत्पादकता, मतलब हमारे यहाँ जो लेबर जो है, ठीक है, वो स्किल्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। विकसित अवसंरचना तो अच्छी बात है ना, इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। कम लागत तथा कोकिंग कोयले की बहुतायत होना, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो इंडस्ट्री के फेवर की बात करेगा ना। अब बाकी हमारे लिए फेवर की बात क्या नहीं है, तो कम श्रमिक उत्पादकता है, स्किल लेबर हमारे यहाँ नहीं है, और ऊर्जा की नियमित आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ विकास जो है मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग में एक सीमित रह गया है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तो ये आपको मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको ये तमिलनाडु में मिल जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, यह समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, बिल्कुल भी आप ना भूले। ठीक है, चलिए चले जी आगे चलते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था किस संदर्भ में, तो ध्यान में रखना, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारा एक तरह से क्या बोलते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर, सामान्य भविष्य। ठीक है, हम लोगों का आपस में जुड़ा हुआ भविष्य। ठीक है, तो इसको लेकर 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अब आगे आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। चलिए, निम्न में से आर्थिक विकास के बारे में किसके विचार एच लेविन्स्टीन के विचारों से मिलते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है आर आर नेल्सन। मतलब आर्थिक विकास के संदर्भ में आर आर नेल्सन के विचार जो है सो एच लेविन्स्टीन के विचारों से बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए यहाँ लेविस्टिन की बात करेंगे, तो लेविस्टिन ने आर्थिक विकास में तकनीकी परिवर्तन और नवाचार की भूमिका पे बल दिया था, और वैसा ही विचार जो है नेल्सन महोदय का भी है, तो दोनों का विचार क्या है, मिलता है। आगे के प्रश्नों को भी देखिए। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन नहीं है, बताइए, तो ध्यान में रखना,
कौन सा सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसका जो सही उत्तर जो है सारे ही सही है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर लिया, डेट मीन्स ये सारे ही स्टेटमेंट जो है सही है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मैं थोड़ी बात करता हूं, उसको ध्यान में रखना। आमतौर पर ये 5 साल से गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आमतौर पर 5 साल में लगाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है। और ये ध्यान रखना, जब शहरी क्षेत्रों में आप जाओगे तो वहां के लोगों के लिए 2100 कैलोरी है, ध्यान में रखना। किसके लिए, तो शहरी क्षेत्रों के लिए। एनएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है गरीबी रेखा के बारे में, ठीक है, ध्यान में रखना किसकी है, तो एनएसएस की है। और इसके लिए शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है। इसका अनुमान आमतौर पर 5 सालों में लगाया जाता है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन देखिए 23। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा का न्यूनतम पर्याप्तता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, $2, ठीक है। तो विश्व बैंक ने इसके लिए $2 का अनुमान लगाया, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कैलोरी सिस्टम चलता है। जो 2400 कैलोरी प्राप्त कर पाते हैं, तो उनके लिए गांव के क्षेत्रों में उनको गरीबी रेखा के बारे में मतलब उनका ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते। और देखेंगे बहुत सारा गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इनको बीपीएल समुदाय कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके लिए तेंदुलकर समिति बनी थी, आपको पता ही होगा। वही शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी है, लेकिन विश्व बैंक के अनुसार क्या है, तो $2 है, ठीक है। अगर उसे कम होता है तो उसे गरीब माना जाएगा, ध्यान में रखना। और भारत में क्या है, जो 2400 कैलोरी प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है, वो ठीक है। अगर उससे कम अगर होगा तो फिर उनको गरीब मानेंगे, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कराधान के व्यापक प्रभाव की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, ठीक है। तो प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिए। जब कर लगाने से कीमतों में कर की वृद्धि की तुलना में एक हद तक वृद्धि होती है, ठीक है, या फिर जब कर लगाने की कीमतों में कर वृद्धि की तुलना में एक हद तक अधिक कमी होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कराधान के व्यापक प्रभाव की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ध्यान में रखना, ये जब कर लगाने से कीमतों में कर में वृद्धि की तुलना में एक हद तक अधिक वृद्धि होती है, ठीक है। आप बिल्कुल भी इसे न भूलें। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। उस क्षेत्र का वर्गीकरण क्या है जिसमें गतिविधियां स्वयं वस्तुएं नहीं बनाती, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायक होती है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो इनको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ध्यान रखना, तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, सर्विस सेक्टर आता है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है, इसमें मुख्यतः, ठीक है, उत्पादन को सुचारू बनाने और समर्थन देने का कार्य करती है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे परिवहन आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ सर्विसेज आ जाएगा। इस सर्विस सेक्टर में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्री होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्ट बिल्ड होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे प्रोडक्ट निकलता है, बिल्ड होता है, फैक्ट्रिया जिसको आप कह लीजिए। अब प्राथमिक क्षेत्र में रॉ मटेरियल आएंगे, वो किससे देंगे, द्वितीय क्षेत्र में। और सर्विस सेक्टर उनको हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना, तो कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी कंपनी ने कार बनाई, ठीक है, कार तो हाँ चलो कार बनाई, तो इसके लिए एक मटेरियल चाहिए, तो माइनिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा रॉ मटेरियल। उसके बाद अगर बात करें, कार बन गया, तैयार हो गया, आप इसको बेचना है, तो इसके लिए बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, मार्केट में इसको बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रेवल के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग चाहिए। तो ट्रांसपोर्टिंग किस सेक्टर में आएगा, तो ये आपको किस में आएगा, तो तृतीय सेक्टर में आएगा, क्योंकि सर्विस का सेक्टर है। एक देश का निविदा वक्र, सप्लाई कर्व जिसको कहते हैं, सरल रेखा होगा जब निर्यात के लिए आपूर्ति का दाम लचीलापन होता है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या होगा, शून्य होगा। जब एक देश का निविदा वक्र सरल रेखा होगा, जब निर्यात के लिए आपूर्ति का दाम लचीलापन होता है, तो ध्यान रखना शून्य। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना था। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में उपयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन और समाकलन, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। बताना है इसका सही उत्तर क्या है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी नंबर, ठीक है, 2 and 4 इज द
मतलब बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित हो न सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीकी पर विस्तार करना है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक बांध की तरह मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो यह भी आपका सही है, ध्यान में रखना। छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? बड़ा सुंदर प्रश्न है, तो ध्यान रखना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, इसको आप बिल्कुल भी ना बोले। ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग विचार करेंगे। प्रश्न संख्या 29 देखिए। कथन ए और कथन आर के संबंध में सही उत्तर पे क्या करना है? आपको विचार करना है। जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों ही हो तो उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेजी से वृद्धि नहीं होगी। बताना सही उत्तर क्या है? तो दोनों ही सही है। ठीक है। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों ही हो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेजी से वृद्धि नहीं होगी। यह भी ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि पूंजी की तुलना में श्रम महंगा है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। बताना है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है। तो ध्यान में रखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका सी है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इसी को कहा जाता है। ठीक है। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि पूंजी की तुलना में श्रम महंगा है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ठीक है। एडम स्मिथ का थ्योरी था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग ध्यान में रखते हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न निकल कर आया है। ठीक है। सिविलाइजेशन को लेकर है, तो चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। चोलिस्तान की कई स्थलों और बनावली में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कालीबंगन की बात करेंगे, आपको राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल है। बनावली की बात करेंगे, हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। इन स्थलों का राज्य का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप तो जिला भी पूछ देते हैं। कालीबंगा में जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित है। बताना ये सही है कि नहीं, तो ध्यान में रखना। बिल्कुल ये भी सही है। कालीबंगा पर जोते गए खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो ये दर्शाते हैं कि उनमें एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। मिश्रित खेती, बिल्कुल ये भी सही है। सारे ही प्रश्न जो है आपके, सारे ही ऑप्शन की बात करेंगे इसमें सही है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है। ठीक है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित है, क्या बताओगे? कालीबंगा बताओगे। ठीक है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ पे मिले हैं, तो ध्यान रखा वनावली हरियाणा से मिले हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। धालक आरुणि और उनके पुत्र सेतुकेतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें संबंधित है? ध्यान रखना। या फिर किससे वर्णित है, तो ध्यान रखें छांदोग्य उपनिषद से ये संबंधित है। बिल्कुल भी आप ना भूलेंगे। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच में संवाद मिलता है। इस वार्तालाप में उद्दालक आरुणि अपने पुत्र को तत्वमसि, तू वही है का उपदेश देते हैं, जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का मूल सिद्धांत है। ठीक है। ध्यान में रखना, ये दर्शन से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखना चाहिए। शंखभूमि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाष्य के लेखक है? ठीक है। इनका नाम क्या है? शंखभूमि। इन्होंने भारतीय बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने चीन की यात्रा भी की थी। तो बताना है किसके ये लेखक है। यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रश्न दिया गया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है स्वारसतीवाद विनय। ठीक है। स्वारसतीवाद विनय के वो क्या है, ये भाष्य है, उनके ये लेखक है। बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। जब वो चीन पहुंचे थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुवाद में भी सहयोग किया था। आगे के प्रश्नों को देखिए। कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह कथन किसका है, तो ध्यान में रखना। ये कथन जो है, ये बताइए हर्षवर्धन होगा या फिर अशोक
होंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? अशोक है। ठीक है, यह कथन सम्राट अशोक के एक धम्मलेख शिलालेख से लिया गया है। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता, सभी मतों के प्रति सम्मान, ठीक है, का संदेश दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। चलिए बताइए, प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी? बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो प्रतिहारों की राजधानी की बात करेंगे तो ध्यान रखना, इनकी राजधानी जो थी कन्नौज थी। चोलों की राजधानी की बात करेंगे तो चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी, या फिर तंजावुर भी कहते हैं। चलिए सोलंकी की राजधानी की बात करेंगे तो सोलंकी की राजधानी ध्यान में रखना, ये गुजरात में थी, जिसको अहलिनवार कहते हैं, अनिलवार कहते हैं। परवार की राजधानी की बात करेंगे तो ध्यान में धारा, ठीक है, धारा कहते थे, जो कि मतलब विद्वानों की नगरी थी। यहाँ पे बाल सरस्वती के प्रतिमा भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। चलिए अब यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और इकहरे बदन के केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता। भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं है? बताइए जहां पर संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। तो अमरावती कला शाखा। ठीक है, तो संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और इकहरे बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्राथमिकता दी जाती थी। भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषता है? तो अमरावती कला शाखा, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि इससे दोनों संप्रदायों के लोग एक दूसरे के विचारों को बेहतर से समझ सकते हैं? बड़ा बढ़िया प्रश्न निकल कर आया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी। ध्यान रखा, इन्होंने ट्रांसलेशन ब्यूरो की स्थापना की थी। अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 1351 में ये शासक बने थे और 1388 तक रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिरोज तुगलक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक शासक बना था। इसके संदर्भित बहुत सारे प्रश्न भी पूछा जाता है। ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने प्रशासन में ही ब्राइबरी को मतलब क्या किया था? इजाफा किया था, घूसखोरी को बढ़ावा दिया था। और भी बहुत सारे बेरोजगारों के लिए इन्होंने कारखाना के लिए एक दफ्तर की भी स्थापना करवाई थी, जहां पे जो बेरोजगार लोग थे उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य दिया जा सके। तो बहुत सारी चीजें करवाई थी, साथ में अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई थी। एक और भी चीज ध्यान में रखना, ब्राह्मणों के ऊपर मतलब जजिया लगाने का श्रेय भी फिरोज तुगलक को ही जाता है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पत्र जो था पैतृक था। बताइए कौन सा सही उत्तर है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? केवल एक है। ठीक है, तो मनसबदारी का पद जो था पैतृक नहीं था। ठीक है, हालांकि अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, तो बिल्कुल ठीक है। मनसबदारी का पद जो था पैतृक नहीं था, यह सम्राट की कृपा पर निर्भर करता था। आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाता था। जो बादशाह जो चाहता था उसके कृपा पर निर्भर करता था, और इसको हटाया भी जा सकता था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये कुलीन वर्ग के लोग ही होते थे मुख्यतः, ऑफिशियल नोबल्टी जिसको कहते थे, अकबर ने ही की थी। निम्नलिखित विचारकों में से किसे एक तर्क प्रस्तुत किया कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत के अर्ध राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये जो विचार जो है रनाडे साहब का है, एमजी रनाडे। ध्यान में रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, या फिर इनको जस्टिस रनाडे साहब भी कह लीजिए। ठीक है, रनाडे का मानना था कि शिवाजी का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं बल्कि भारतीय स्वराज की स्थापना करना था। उनके अनुसार मराठा राज्य ने भारतीयों में स्वतंत्रता संगठन और राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत किया। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिए जाने वाला वह पुरस्कार जो सामान्य स्वरूप एक वस्त्र पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट अकबर पहना करते थे, उसका नाम क्या था? बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसको बोलते थे खिलत कहते थे। क्या बोलते थे इनको? तो इनको खिलअत कहते थे। ध्यान में, एक प्रकार का वस्त्र था, ध्यान रखना। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे जो विद्रोह का जो नेतृत्व करता था 1857 के विद्रोह का, उनका मिलान आपको करना है। तो सबसे पढ़ते हैं, आप इसमें से जो जो पहले आपको आता है उसको पहले सबसे पहले आपको करना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको डाउट हो उसको बाद में करना चाहिए। जैसे लिकायत अली की बात करेंगे, इलाहाबाद से हो जाएंगे। बेगम हजरत महल की बात करेंगे, ये आपका अवध की नवाब थी, नवाब की पत्नी थी, तो अवध हो जाएगा। मौलवी अहमद शाह की बात करेंगे तो बताइए क्या होगा? मौलवी अहमद शाह, तो ध्यान रखना फैजाबाद अयोध्या से आते थे। अजीमुल्ला खान की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये फतेहपुर से आते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
भूलेंगे नहीं, ठीक है। हालांकि जब अवध के नवाब को हटा दिया जाता है वाजिद अली शाह को, तो वहां की जो नेतृत्व जो थी बेगम हजरत महल संभालती है, और अपने जो पुत्र जो था, काफी कम उम्र होता है, जिसका नाम था बिजरिस कादिर, उसको मतलब क्या करती है, बिजरिस कादिर को वहां का नवाब घोषित कर देती है। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले के अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं में छंद सुनाता था। वह जिस किसान नेता का जिक्र करता था वो कौन है? तो ये प्रश्न जो पूछा गया था 68 में बीपीएससी में पूछा गया था, तो ध्यान में रखना, ये फिजी में रहते थे। इनका नाम है बाबा रामचंद्र, ठीक है। किसान नेता थे, ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है भारत में या फिर बिहार के किसानों को संगठित करने में या फिर उनको न्याय दिलाने में। और ये फिजी के रहने वाले थे, फिजी में थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पे उन्होंने काफी समय तक वहां पे काम किया था। उसके बाद अपने पीठ पे तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर, पीठ पे तुलसीदास रामायण की प्रति को वो लिखवाते थे, और उसके बाद मतलब लोगों को प्रेरित करने का कार्य करते थे। चलिए, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ठीक है। ये प्रश्न भी बीपीएससी में पीवाईक्यू में पूछा गया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, शिक्षा के सभी स्तरों पे शिक्षण माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये गलत है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी वो मातृभाषा में ही देने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। ध्यान में रखना, इसने शिक्षा के सभी स्तर पर अंग्रेजी माध्यमों की सिफारिश नहीं की थी। प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षा जो थी भारतीय भाषा में दिया जाए, और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की थी, ये ठीक है। बाकी बात करेंगे बुड स्टेज आया कब था, तो ध्यान रखना 1854 में आया था, ठीक है। इन्होंने बोला था सर भाई साहब यूनिवर्सिटी वगैरह बनाओ ताकि उच्च शिक्षा का भी मतलब क्या हो, प्रारंभ हो। और इसी के देखते हुए 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, एक जो था कलकत्ता, फिर बंबई और फिर मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखना, मतलब इन शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, मैं वो कहना चाह रहा था, ठीक है। सभी स्तर पर अंग्रेजी की व्यवस्था नहीं थी, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी के माध्यम, और जो निम्न शिक्षा जो था, निम्न शिक्षा बात कर रहा हूँ, मतलब प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा जो थे मेनली वहां भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, ठीक है। मुख्यतः मातृभाषा में शिक्षा अगर दी जाए तो जल्दी बच्चों को कैच होता है, ठीक है। अब आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग विचार करते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बड़ा सुंदर प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन आपको पता होता कब होता है, तो 1905 में होता है। और यहाँ पे जो था राष्ट्रवादियों का कहना था, यहाँ मैं उग्रवादी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, बहुत लोग उग्रवादी लिखते हैं, लेकिन आप लोग उनको राष्ट्रवादी बोले या फिर गरम दल बोलिए। उनका कहना था से भाई साहब स्वदेशी आंदोलन अब बंगाल में क्यों चला रहे हो, इसको राष्ट्रीय स्तर पे क्यों नहीं चलाते हो, ठीक है। जबकि स्वदेशी के कहना था से नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही हिंसक रूप धारण कर सकता है, इसलिए इसको एक क्षेत्रीय आंदोलन है, इसको क्षेत्रीय स्तर पे रहने दो। इसलिए क्या होता है, दोनों में विवाद का कारण बनता है। और उसके बाद 1907 में जब सूरत अधिवेशन जो होता है, तो विवाद उभर कर क्या आते हैं, सामने आते हैं। और ऐसे कंडीशन में ध्यान में रखना, जो गरम दल और नरम दल जो थे एक दूसरे से मतलब क्या होता है, अलग हो जाते हैं। मुख्यतः गरम दल में कौन कौन थे, तो लाल पाल, लाला राजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें स्वीकृत करने के पक्ष पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों का नहीं था? अब यहाँ पे ध्यान में रखना, 1905 में जब बंगाल में विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है, तो विभाजन 1906 में ही हो जाना चाहिए गरम दल नरम दल को। मुख्यतः 1906 में जो प्रश्न जो निकल कर आता है, तो भाई साहब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? जो गरम दल वाले जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे, तो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। तो अध्यक्ष को लेकर काफी विवाद हुआ था, इसीलिए आप देखोगे ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था 1906 में, जो कि बहुत ही न्यूट्रल थे, अब बुजुर्ग थे, जिनका सम्मान सभी करते थे, कोई उनके आदेश को टाल नहीं सकता था। तो दादा भाई नौरोजी जी को बना दिया गया था अध्यक्ष, ताकि जो गरम दल वाले नरम दल वाले दोनों उनको स्वीकार कर पाए। लेकिन 1907 में ऐसी बात नहीं थी, और 1907 में जाके क्या होगा, विभाजन हो गया। तो 1906 में जो आपका जो हुआ था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो वहां पे कुछ संकल्प पारित किए गए थे। तो सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने पे प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्न से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नहीं था, बंगाल के विभाजन को रद्द करना था, बहिष्कार बाइकॉट था, और स्वदेशी भी था, ठीक है। तो चार चार जो था, ध्यान में रखना इसमें क्या क्या था। तो 4 प्रमुख संकल्प पारित किए गए थे।
तो कौन कौन संकल्प पारित किए गए थे? तो स्वराज था, इंपॉर्टेंट, स्वदेशी था, बहिष्कार था, और एक आपका राष्ट्रीय शिक्षा था। ठीक है, स्वदेशी भी था, बहिष्कार भी था, स्वराज भी था। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। मैं इसको देखूंगा। ठीक है, आई थिंक राष्ट्रीय शिक्षा भी था, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, चलिए, हालांकि सारा ही ऑप्शन सही लग रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्षर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इन्हें व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट सच्चिदानंद सिन्हा का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का एक नीति था, ब्रिटिश को कहना था भाई साहब भारत के लोग जो है बहुत ही असभ्य है। ठीक है, मैं उनको सभ्य बनाना चाहता हूँ। ये हमारे लिए व्हाइट्स मैन के ऊपर बर्डन है, मतलब हमारी जिम्मेवारी है कि मैं इनको किस प्रकार से मतलब सभ्य बनाऊं, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो इसी को लेकर मतलब ये कथन सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की उस नीति की आलोचना की जिसमें भारत की सरकार वास्तव में ब्रिटिश व्यापारिक हितों के निर्देशों पर चलती है। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा कि इसे व्हाइट्समैन बर्डन कहा जाता है, अर्थात अंग्रेजों का दबाव था कि वो भारत पे शासन करके भारतीयों का कल्याण कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता क्या थी? से भाई साहब आप अपने पूंजी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारा हो रहा है, इन सारे चीजों को। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगती थी नहीं नहीं नहीं, हम तो अच्छों के लिए कार्य कर रहे हैं, हम तो उनका मदद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। इसलिए गांधी जी ने कहा था भाई साहब देखो, एक गुलामी की सरकार कितनी भी अच्छी हो ना, और जो हमारा जो अपना जो सरकार जो सेल्फ रूल जो है कितना भी खराब जो हो ना, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि भाई साहब हमको बहुत अच्छी सरकार मिल जाए। वर्तमान एग्जांपल आप तालिबान का ले सकते हो। तालिबान जानते हैं, ठीक है, बहुत जगह अभी उसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन आप किसी अफगानी व्यक्ति से पूछोगे आपको तालिबान की सरकार चाहिए या फिर मान लीजिए कोई लोकतांत्रिक सरकार कहीं से बाहर के देशों के द्वारा संचालित सरकार आपके ऊपर थोप दिया जाए, बोलेगा नहीं भाई, जैसा भी हमारी अपनी सरकार ठीक है, तालिबान की सरकार ही ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मतलब गांधी जी ने इसको इस कथन को कब कहा था? जब असहयोग आंदोलन जब शुरुआत करने वाले, तो उसी दौरान आई थिंक गांधी का ये स्टेटमेंट था। एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक करना। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार और हल हिलाल। इसमें से ध्यान में रखना मौलाना मोहम्मद अली। कॉमरेड की बात करेंगे, ध्यान में रखना मौलाना मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं लगाओगे। ठीक है, ये जिन्ना नहीं था। कॉमरेड और हमदर्द जो था मौलाना मोहम्मद अली का था, ध्यान में रखना, इसमें जिन्ना नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अल हिलाल की बात करेंगे, बताइए अल हिलाल का लेखक कौन है? तो अल हिलाल की बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जमींदार के लेखक जो थे मौलाना जफर अली खान। ठीक है, तो एक मैं फिर से लगा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं उसे। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, कॉमरेड और हमदर्द के लेखक है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जमींदार का लेखक की बात करेंगे तो उनका नाम था जफर अली। ठीक है, अल हिलाल का लेखक जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद लिखता हूं। ठीक है, ध्यान में रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे नेता आप देख रहे हो, मौलाना मोहम्मद अली हो गया, फिर मौलाना आजाद साहब हो गया, फिर मौलाना जफर अली खान हो गए, सबके सब कौन थे? तो सबके सब खिलाफत के बड़े नेता थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान में रखना कब हुई थी। तो असहयोग के साथ साथ हुआ था 1919 के बाद। 1919 भी आप ले लीजिए। खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हो गया था? तो 1924 में समाप्त हो गया था, जब तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा के उदय के बाद वहां पे खिलाफत के पद को ही हटा दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? बताइए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? कैंगिंग होगा या फिर डलहौजी होगा? तो इसका होगा कैंगिंग होगा। ठीक है, कब हुआ था? तो ध्यान में रखना, तो ये आपका हुआ था लॉर्ड कैंगिंग के शासनकाल में हुआ था, तो 1856 में हुआ था। ध्यान में रखना। इसमें किस भारतीय रिफॉर्मर का बहुत बड़ा योगदान था? तो ध्यान रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ठीक है, इसको आप न भूलेंगे। जैसे आप बात करें सती प्रथा में था ना राजा राम मोहन राय, उसी तरह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आपको ध्यान रखना। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल किया, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल, धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए कोई पुरोहित, हालांकि धार्मिक ग्रंथों की इन्होंने मान्यता को समाप्त नहीं किया, मतलब मानते थे धार्मिक ग्रंथ को, क्योंकि जब इनको आप ब्रह्म समाज
को अपनी जब बातें कहनी रहती थी, हिंदू समाज में सुधार की व्यवस्था आती थी, तो हमेशा धार्मिक ग्रंथों को ही मतलब कोट करते थे। तो बताओ वेद में कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, निम्नलिखित सूत्र के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसका जो सही उत्तर है बी। ठीक है, ध्यान में रखना वेदों के स्वीकार्यता को इन्होंने कभी भी अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, मतलब कहते थे वेद ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ये भी नहीं कहते से वेद जो है त्रुटिहीन है। ठीक है ना। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों की आवश्यकता को अस्वीकार किया, बिल्कुल ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया, बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद में विश्वास करती है। ठीक है, वन गॉड में विश्वास करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। संस्थापक की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय थे, और कब स्थापित किया गया था? तो 1828 में स्थापित किया गया था। इस संस्था के द्वारा भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ठीक है, बताना इसका सही उत्तर क्या है? तो द पूना सार्वजनिक सभा। कब उसका हुआ था? ध्यान में रखना, तो जस्टिस रेनाडे। ठीक है, जस्टिस महादेव गोविंद रेनाडे पूरा नाम था। 1870 में यह संस्था बनी थी, ध्यान में रखना। और 1875 में हाउस ऑफ कॉमन, जो कि ब्रिटेन का क्या है, लोअर हाउस है। ठीक है, वहां पे दो है, एक हाउस ऑफ कॉमन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा होता है, अपर हाउस वो है। कॉमन्स की बात करेंगे, लोकसभा है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी कहा जाता है। तो वहां पे 1875 में इन्होंने एक विचार प्रस्तुत याचिका भेजी थी कि भाई साहब भारतीय का ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग भी की थी। ठीक है, आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रश्न निकल कर आ रहा है आपके सामने, चलिए जरा इस पे विचार कीजिए। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? बिहार के संबंधित प्रश्न है, उनका नाम था अल्बर्ट गेट। ठीक है, ध्यान में रखना, अल्बर्ट गेट। और चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, कब हुआ था? 1917 में हुआ था, बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। और चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को प्रेरित कौन किया था चंपारण आने के लिए? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियडा के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना इसके सही उत्तर क्या है? वाणिज्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है। बाकी भूमि अधिग्रहण करना, अधिसंरचना को विकसित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर से है, जबकि बियडा का संबंध क्या है? तो इंडस्ट्री से है। ठीक है, आगे का प्रश्न को देखिए, किस चित्र शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरों का केवल बायां हिस्सा बनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर मंजूषा शैली। ठीक है, अंग प्रदेश भागलपुर से संबंधित ये चित्रकला है, ये शैली है। ध्यान में रखना, भागलपुर क्षेत्र में काफी अधिक प्रचलित है मंजूषा शैली। पाल कला शैली की बात करेंगे, बंगाल के क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। मधुबनी शैली की बात करेंगे तो ध्यान में मिथिला के क्षेत्रों में काफी अधिक प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। ये मंजूषा शैली जो है मतलब विषहरी कथा पे संबंधित है, विषहरी बिहुला विषहरी के कथा पे संबंधित है, ये भी ध्यान में रखना। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? चलिए रिपीट क्वेश्चन आ गया, मतलब ऊपर से मिलता जुलता है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है? भागलपुर। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कई बार प्रश्न पूछा गया, मैंने कई बार बोला आपको जितने भी जलप्रपात है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कैमूर में आपको ध्यान रखना है, तेलहर जलप्रपात आपको मिलेंगे, बिल्कुल भी आप नहीं भूले, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात के काफी समीप भी है। जिरारई ग्राम को राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण किसने उसे तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी? तो ये ध्यान में रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। आजाद शत्रु, सॉरी मिस्टेक, जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी। उसके बाद बात करेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए कहाँ पे पड़ता है, ध्यान में रखना। हाँ, ये आपका जीरादेई की बात करेंगे, पहले सिवान बिहार, ध्यान में रखना, जिला सिवान बिहार है, और इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है? बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट, आपको जिला का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, 3 जोन है। जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 3 में आप देखोगे तो वहां पे ए और बी करके बांटा गया है, तो इसको आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें जो है जोन 1 में आप ध्यान में रखोगे, उत्तरी भी पश्चिमी जोन जो है वहां पे जिलों की संख्या सर्वाधिक अधिक है। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे? तो ध्यान में रखना, इनको एक तरह से फंसा दिया गया था। फणींद्र नाथ घोष जेल में इनकी हत्या भी कर दी गई थी आगे चल के। ठीक है, क्योंकि ये
अंग्रेजों के गवाही देने के कारण जो क्रांतिकारी जो थे उनके शरण में, मतलब उनके टारगेट पे आ गए थे। बैकुंठ शुल्क नहीं आए, हाल फिलहाल बैकुंठ शुल्क नहीं इनकी हत्या की थी, ठीक है। उसके बाद बैकुंठ शुल्क को फांसी की सजा मिल गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। बिहार राज्य खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर 1956। किधर है? तो इधर है 1956 में बिहार राज्य खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा धर्माचार्य था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा मोहम्मद सादिक, अब्दुल लतीफ, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, जरा ऑप्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुल्ला बहवानी या फिर मुल्ला तकिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? मुल्ला बहबानी, ठीक है। मुल्ला बहबानी एक प्रसिद्ध ईरानी धर्माचार्य थे जो मध्यकालीन भारत विशेष करके बिहार की यात्री पे आए थे। वे शिया इस्लामी परंपरा के विद्वान माने जाते थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए साइंस के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे यदि द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के बजाय बल, फोर्स, वेग, ठीक है, तथा काल को मूल बीमा माना जाए तो रैखिक संवेग p की बीमा क्या होगी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखा ft। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है और पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ क्या होगा? ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सीधी रेखा होगा, ठीक है। पानी दो प्लेटों के बीच बहता है जिनमें से ऊपरी प्लेट स्थिर है और निचली प्लेट वेग v में गतिमान है, तो ऊपरी प्लेट के संपर्क में आने वाले तरल पदार्थ का वेग क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका क्या होगा? 0, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सौर विकिरण पर लागू करने के लिए जिस तरंग क्षेत्र में प्लांक नियम वीन के नियम के रूप में ले लेता है वह क्या है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? परावैंगनी। जब भी स्रोत और श्रोता के बीच में सापेक्ष गति होती है तो नोट की आवृत्ति स्पष्ट परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, या फिर इसको डॉपलर प्रभाव भी कहते हैं। दो प्रवाह किए तार से जुड़ने पर दो आवेशित पिंडों के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि उनमें समान क्या हो? क्षमता हो, आवेश हो, विभव हो, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समान विभव हो, ठीक है। चलिए, समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में निम्नलिखित में से किसका औसत मान शून्य नहीं होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है विद्युत ऊर्जा या फिर चुंबकीय क्षेत्र या फिर एक से अधिक, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर है एक से अधिक, मतलब इसमें सही उत्तर क्या है? चुंबकीय तरंग और चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे चुंबकीय ऊर्जा हो जाएगा और साथ में क्या होगा इसको ध्यान में रखना, तो इसका उत्तर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र भी सही है, ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब एक से अधिक इसका सही उत्तर है। चलिए, जब किसी ट्विनिंग फोर्क के कांटे को किसी द्रव की सत्ता से टकराने के लिए बनाया जाता है तो बनने वाले व्यक्तिगत फ्रिंज होंगे, क्या होंगे? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना, अति परवलिक, ठीक है, अति परवलयिक होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना। एक्सरे की तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? मतलब एक्सरे की तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका गामा किरणें। मतलब एक्सरे की तरंग दैर्ध्य जो होती है गामा किरणें से अधिक होती है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना गामा किरणें का सबसे अधिक होता है, फिर एक्सरे आता है, फिर आता है परावैंगनिक किरणें आता है, फिर होता है दृश्य प्रकाश होता है, उसके बाद होता है अवरक्त होता है, उसके बाद माइक्रोवेव होता है, उसके बाद रेडियो होता है, ठीक है। मतलब गामा किरणें का सर्वाधिक सबसे अधिक होता है, ठीक है। गामा किरणें से अधिक एक्सरे का होता है, एक्सरे से परावैंगनिक का होता है, और दृश्य प्रकाश की बात करेंगे परावैंगनिक से ज्यादा होता है, परावैंगनी से ज्यादा दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश से अवरक्त किरणें ज्यादा, ठीक है, अवरक्त किरणें से माइक्रोवेव ज्यादा, माइक्रोवेव से रेडियो तरंगे ज्यादा। तो रेडियो तिरंगे की बात करेंगे तो ध्यान में रखना माइक्रोवेव से अधिक होता है। तो इस तरीके से अगर बात करेंगे तो तरंग दैर्ध्य एक्सरे से अधिक किसका होगा? तो एक्सरे से अधिक आपका क्या होगा? गामा किरणें। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक बिलियन में अनंत तनुता पर उच्चतम तुलकीय चालकता है? ठीक है, तो ध्यान में रखना इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए, जब विद्युत अपघट्य के जलीय घोल में पानी मिलाया जाता हो तो विद्युत अपघट्य की पुष्टि सॉरी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान में रखना चालकता कम हो जाती है।
रासायनिक प्रकाश स्मॉग गर्म शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है। निम्नलिखित में से एक रासायनिक प्रकाश स्मॉग के घटकों में से नहीं है, इसकी पहचान करें। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है SO2। ठीक है। माको बनी माको बनिकोव नियम आधुनिक व्याख्या मध्यवर्ती की स्थिरता को स्वीकार करती है। बताइए तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा उसको कार्बोकैटायन। ठीक है। चलिए, तापमान और अभिक्रियाओं की दर के बीच में इसका डिटेल सोल्यूशन जो आपको दिया गया है, उसमें दिया गया है। ठीक है, मैं साइंस का डिटेल सोल्यूशन नहीं बता सकता, मैं साइंस का फैकल्टी नहीं हूं, इसलिए वन बाय वन क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी में जहां पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है, मैं उसे बहुत ही डिटेल्स में कर रहा हूँ। हालांकि साइंस का फैकल्टी में नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूँ। आप इसे याद कर लीजिए और जहां आवश्यकता हो आप सोल्यूशन को देख के उसे डिटेल से समझने का प्रयास कीजिए। तापमान और अभिक्रियाओं की दर के बीच में एक ग्राफ बनाने से अभिक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दर स्थिरांक और तापमान। ठीक है, ध्यान में रखना। ला सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार साम्यावस्था पर ठोस और तरल की प्रणाली उष्मा सिद्धांत जोड़ने पर होता है। क्या होता है बताइए? तो ठोस की मात्रा क्या होती है? घटने लगती है। ऑप्शन नंबर एक। इलेक्ट्रॉनों के संबंध युग्म बंध युग्म के बीच अधिकतम 90 डिग्री के कोण देखे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है sp3d2 संकरण। तो sp3d2 संकरण ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। एस्पंजिला के एस्पंजुला के गैस्कुरल्स में किस प्रकार के स्पिक्यूल पाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मोनो मोनोकैस्कॉन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मोनोकैस्कॉन। ठीक है, आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ऐसा कौन सा सांप है जिसके सिर पर सूल के समान बड़ी सील्ड जैसी संरचना होती है, जो लोरियल गट तथा नासिका छिद्र में होते हुए आंखों तक आती है? ठीक है, तो सांप का यहाँ पे बोल रहा है, तो ध्यान रखना वो क्या है? वाइपर। ठीक है, खतरनाक होता है, पता ही आपको। निम्न में से कौन सा है कि हृदय का कार्डियक आउटपुट होगा जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर प्रति धड़कन है, जो 90 प्रति मिनट की दर से धड़क सकता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी मिस्टेक, ऑप्शन नंबर सी 6.30। ठीक है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन क्या है? तो ध्यान रखना, फीमेल हार्मोन की बात करेंगे तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते प्रश्न यहाँ से हार्मोन्स के लेकर, मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। नव डार्विनवाद प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों को किस अतिरिक्त अवधारणा के साथ शामिल करना चाहिए? तो बताइए इसका इसका सही उत्तर क्या है? तो आनुवांशिक विरासत उसको कहते हैं। ठीक है, रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में माध्यम से गंभीर रूप से कमोबेश लगातार वर्ष दर वर्ष प्रकट होता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है? इसको बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है, रोग जो किसी विशेष क्षेत्र के माध्यम से गंभीर रूप से कमोबेश लगातार वर्ष दर प्रकट होता है, उसको एंडेमिक कहते हैं। ये बहुत जब लंबे क्षेत्रों में जब फैल जाए कोविड-19 की तरफ, तो इसको पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, विशेष क्षेत्र में फैलेगा तो एंडेमिक होगा, अब पूरे ही क्षेत्रों में फैल जाएगा बड़े स्तर पर, इसको पैंडेमिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शैवाल विभाजन में क्लोरोफिल ए और बी का आधिक्य है? स्टार्च ऊर्जा संचय पदार्थ, सेलुलोजी कोशिका भित्ति और ठीक है ताजे पानी में रहना और समुद्री प्राकृतिक बास जैसे लक्षण है। तो बताइए इस सवाल का नाम क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही नंबर क्या है? क्लोरोफाइटा। ठीक है, चलिए क्या होता है तो ये ध्यान में रखना, एक सवाल विभाजन में क्लोरोफिल ए और बी का अधिक, स्टार्च ऊर्जा संचय पदार्थ, ठीक है, सेलुलोजिक कोशिका भित्ति और ताजे पानी में रहना और समुद्री प्राकृतिक बास जैसे इसके लक्षण होते हैं। टेडोफाइटा में पत्ती जैसी संरचना को जीवाणु धारण करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, इसका सही उत्तर क्या है? स्पेरोफिल्स। ठीक है, चलिए आप बताइए सामायिक घटनाएं, मतलब ये करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास योजना का क्रियान्वयन किस शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ध्यान में रखना, इसका उत्तर सही क्या है? जीविका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना के द्वारा चलाई जा रही है, ध्यान में रखना।
चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग विचार करते हैं। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता संबंधित गलत तथ्य पहचानिए। महिला बिहार की निवासी होनी चाहिए, महिला विधवा होनी चाहिए, महिला का आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। महिला के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बताना इसका सही उत्तर क्या है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर है, तो इसमें गलत तथ्य जो है 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए, ये आपका सही उत्तर है। भारत के किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा, ठीक है, तो ये तो प्रश्न आप बना दोगे, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है, इसका गहन समुद्री मिशन, ठीक है, ध्यान रखा है, डीप ओशियन मिशन इसको कहा जाता है। अंटार्कटिका के समुद्री संरक्षित क्षेत्र रॉस सागर में 40 दिवसीय जैविक वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने वाले प्रमुख शोधकर्ता कौन है, जिसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता का आकलन करना, पर्यावरणीय डीएनए का अध्ययन करना तथा वैश्विक महासागरीय धाराओं और जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्र के प्रभाव का विश्लेषण करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो ध्यान रखना सेटिन सोनिया क्यूबेकियो, ठीक है। रोटरडैम ओपन 2025 किसने जीता, अपना पहला इंडोर हार्डकोर किताब हासिल किया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है, तो इस ध्यान रखना कार्लोस अल्कराज, ठीक है, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे की बात करेंगे। 2025 की ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार मिला, तो इनका नाम क्या है, बोयनसो, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 में पहले तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस में शामिल है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या है, ब्राजील, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ओपेक प्लस में शामिल है ब्राजील, ये भी आपको ध्यान रखना। डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे 2024 से किसे प्रदान किया गया, डोगरी की बात करेंगे। डोगरी साहित्य का संबंध कहाँ से था, डोगरी साहित्य का संबंध जो है ध्यान में रखना कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या है, अमन अरोड़ा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग विचार करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 95। भारतीय नौसेना का पहले प्रशिक्षण स्काइडन ने किस देश का दौरा किया, जहां आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस बीरा ने मेजबान देश की नौसेना के साथ अंतर क्षमता संयुक्त अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। बताइए इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है कंबोडिया। हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा परिचालन पर प्रतिबंध कब से लगाने का निर्णय किया, मतलब से बच्चा जो स्कूल में जाएगा उसमें ऑटो रिक्शा में नहीं जा सकता, ध्यान में रखना, और ई रिक्शा में भी नहीं जा सकता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है, इससे बच्चे गिर वगैरह जाते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू है, ये गैर कानूनी होगा, ठीक है। जून 2025 जून 2024 में भारत ने यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया, ताकि किस वर्ष तक मिशन नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे को सहायता मिल सके, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर 2030 तक, 2030 तक भारतीय रेलवे जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगी। 2070 तक भारत का लक्ष्य है, और 2050 तक ध्यान में रखना मुंबई शहर का लक्ष्य जो है सो भाई साहब पूरी तरीके से शून्य उत्सर्जन कार्बन के ऊपर हम क्या कर सके, तो काम कर सके, इतना आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने भारतीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल है, ठीक है। तो इसमें मतलब दिल्ली सरकार में जो मुख्य सचिव होंगे वो शामिल होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, और साथ में प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे, ठीक है, राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में ये आएंगे। हाल ही में बिहार राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ध्यान रखना ये आपका मुजफ्फरपुर में किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क सिलेंडर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका नाम है डिपेन 2.0। तो यहाँ पे डिपम 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसी मतलब निःशुल्क प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर किसे दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, राज्य की महिलाओं को, डिपम 2.0, ठीक है। तो इसी के साथ सेट 4 का सोल्यूशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग फिर से सेट नंबर 5 में, इसी तरह पढ़ते रहिए और अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। शुक्रिया, मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में।